हेलो दोस्तों, दृश्य आईएएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं फिर से प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उन खास खबरों का, उन खास प्रश्नों के संदर्भ में जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और ये आपकी तैयारी के लिए और भी मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे उन प्रश्नों को। सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन क्या है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निर्वाचन की वास्तविक प्रणाली प्रदान करता है तथा निर्वाचन के आयोजन हेतु प्रशासनिक मशीनरी को संबोधित करता है। और दूसरा है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निर्वाचकों की योग्यता, निर्वाचक नामावली और निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपको यह बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। आपको जवाब देना है इन कूटों के संदर्भ में ही कि कौन सा जवाब सही है। यदि हम देखें इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों ही कथन यहाँ पर गलत हैं। क्यों और यहाँ पर ये सही कैसे हो जाएंगे? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की जगह अगर आप कर देंगे 51 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जगह अगर आप कर देंगे 50, तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निर्वाचन की वास्तविक प्रणाली प्रदान करता है तथा निर्वाचन के आयोजन हेतु प्रशासनिक मशीनरी को संबोधित करता है। वहीं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निर्वाचकों की योग्यता, निर्वाचन नामावली और निर्वाचन क्षेत्र की परिसीमन की व्यवस्था करता है। यह हुआ हमारा पहला प्रश्न। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नागरिक चार्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा क्या पूछा जा रहा है सिटीजनशिप चार्टर के बारे में। नागरिक चार्टर एक दस्तावेज है जो संगठन के नागरिकों की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा कथन है, नागरिक चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। और तीसरा है, नागरिक चार्टर पहल केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संगठनों पर ही अपना अधिकार रखता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है और है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, उपर्युक्त सभी। अब इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें कि दरअसल नागरिक चार्टर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सी बातें जानना जरूरी है हमारे लिए नागरिक चार्टर के संदर्भ में। पहले तो कथन इस प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। यहाँ पर केवल एक कथन ही क्या है? सही है, शेष दोनों कथन गलत हैं। अब यदि बात करें कि कैसी, देखिए नागरिक चार्टर यानी नागरिकों के लिए यह चार्टर तैयार किया जाता है किसी संस्था या किसी संगठन के द्वारा। तो नागरिक चार्टर एक दस्तावेज है, यानी बिल्कुल यह एक डॉक्यूमेंट है जिसका उद्देश्य क्या है? किसी संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक यानी लोगों के अनुकूल बनाना। नागरिक चार्टर मूलतः संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के मानकों के संबंध में उनके द्वारा दी गई क्या है? वचनबद्धताएं हैं, जो और वचनबद्धताओं का एक सेट कह सकते हैं आप, उसे ही क्या कहा जाता है? नागरिक चार्टर। यानी यहाँ पर हमारा पहला कथन सही है। अब यदि दूसरे और तीसरे कथन के बारे में बात करें तो दरअसल नागरिक चार्टर कानूनी तौर पर प्रवर्तित नहीं किए जा सकते, इसलिए क्या है? गैरवाद योग्य है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ के क्या लिखा है? कानूनी रूप से इन्हें लागू किया जा सकता है और लागू करने योग्य है, तो ये गलत हो जाएगा। और यदि तीसरे कथन के संदर्भ में बात करें तो यह केवल केंद्र सरकार लिखा है इसमें, लेकिन यह बात गलत है। क्यों? क्योंकि चार्टर की पहल में न केवल केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग, संगठन, बल्कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के विभाग, एजेंसियां भी आती हैं, है ना। इसके अतिरिक्त अनेक राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के विभिन्न विभागों, एजेंसियों ने अपना चार्टर बना भी रखा है। तरह तीसरा कथन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? हमारे ऑप्शन है 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। अब इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। यदि बात करें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में, कमिश्नर के बारे में, तो यह इसके बारे में बात की गई है। यानी यदि सबसे पहले बात करें निर्वाचन आयोग के बारे में, यानी चुनाव आयोग के, तो इसके बारे में बात कहाँ की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इस बात का जिक्र किया गया है। और इसके अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक मानी जाएगी और वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी
हटाया जा सकता है। ठीक है, आपने जान लिया इसके बारे में। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? ध्यान रखिएगा, संवैधानिक प्राधिकरण के संदर्भ में सवाल फ्रेम किया गया है। हमारे ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी। कूट सही उत्तर चुनिए, केवल 1 2, केवल 1 2 3, 2 3 4, 1 2। अब इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो संवैधानिक प्राधिकरण के संदर्भ में बात किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1 2 और 3। यहाँ राज्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में कोई भी बात यानी किसी भी प्रकार का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है, और शेष 3 चीजों के बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत, इन तीनों के बारे में उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में, इसलिए ये संवैधानिक प्राधिकरण माने जाते हैं। अब इससे संबंधित आर्टिकल की बात करें कि कौन कौन से आर्टिकल में इनके बारे में जिक्र किया गया है, तो यदि आप बात करें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में तो 243 के में इनका जिक्र किया गया है, और यदि आप बात करें जिला पंचायत के बारे में तो इसमें 243 बी के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। और एक बात और महत्वपूर्ण, आप बताइए कि राज्य वित्त आयोग के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? कुछ आपको भी तो बताना है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, यानी कौन से आम चुनाव में किया गया था? ऑप्शन है 1987, 1988, 1989, 1990। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि पहली बार जब नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का उपयोग किया गया था तो वह वर्ष था 1989। बात करें कि यह किस संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया था इसे, तो इसे जोड़ा गया था भारतीय संविधान में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें यह 1988 में संविधान संशोधन हुआ था। और 1988 में संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 326 का संशोधन किया गया था और इसमें 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और यह पहली बार कब लागू हुआ किस आम चुनाव में? 1989 आम चुनाव, 9वीं लोकसभा के आम चुनाव लागू किया गया था, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। इसके सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का दर्जा दिया गया है। CAT के आदेशों के खिलाफ केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है और है? केवल 1 3, केवल 1 2, केवल 2 2 और 3। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है, केवल 1 और 2। अब यदि बात करें कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, दरअसल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT एक बहुसदस्यीय निकाय है। आप समझ सकते हैं बहुसदस्यीय 2+ मेंबर्स की बात यहाँ पर अमूमन की जाती है बहुसदस्य के बारे में, ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में संशोधन कर वर्ष 2006 में CAT के सदस्यों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्रदान किया गया। यानी यहाँ पर यह जो कथन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का दर्जा दिया गया, तो यह बिल्कुल सही बात हो जाती है। दूसरा कथन सही है। अब पहले और तीसरे के बारे में बात करें तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1908 के सिविल प्रक्रिया संहिता कानून की प्रक्रियाओं से, जो भी इनमें प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा की गई है, प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है। यहाँ पर क्या बात कही गई है, लेकिन कि मतलब कहीं कहीं आप कह सकते हैं कि अगर बाध्य हो जाते हैं तो फिर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर निर्देशित नहीं होते, लेकिन ये बाध्य नहीं है, यानी ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन भी सही हो जाता है। ये सिद्धांत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के व्यवहार को और थोड़ा सा लचीला बना देते हैं। अब यदि तीसरे कथन के बारे में हम बात करें तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय की खंडपीठ में भी याचिका दायर की जा सकती है। अब यह संभव नहीं है कि कोई पीड़ित लोक सेवक सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दे सके। अब पहले उसे संबंधित उच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 2 कथन सही हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है के संदर्भ में प्रश्न है। कौन कौन से देखिए ऑप्शन क्या है? वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? संवैधानिक संस्था नहीं है।
तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, जबकि वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग ये क्या है, तीनों संस्थाएं हैं। भारत के संविधान में योजना आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करके योजना आयोग की स्थापना की गई थी और वर्तमान में योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया है, नीति आयोग। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। हमारे ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अब इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को यदि हम देखें, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में उपबंध किए गए हैं। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त व प्लस अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है, ये हमें पता है बहुत अच्छे से। निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। आप समझ रहे हैं, इनके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, यानी आप समझिए कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति यहाँ पर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य आयुक्त व अन्य 2 आयुक्तों के पास समान शक्तियां, समान वेतन, अन्य लाभ भी समान होते हैं। उनका कार्यकाल भी सामान्यतः 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उन्हें हटाया जा सकता है। अब हटाए जाने की बात करें तो निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है। यानी आप समझिए कि राष्ट्रीय दल के रूप में यदि कोई पार्टी को नामित करना है, भारतीय निर्वाचन आयोग करता है ऐसा, तो उसे कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कम से कम 4 राज्यों में। ठीक है, तो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। वो शर्तें क्या हैं, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका हो या मान्यता प्राप्त हो, अथवा यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है एवं ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। 3 राज्यों की बात की जा रही है, विभिन्न यानी अलग अलग राज्यों, अथवा विधानसभा या लोकसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% वह प्राप्त करता है। तो इसके साथ ही किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट भी प्राप्त करता है, तो विकल्प सी पर सही जवाब है, क्योंकि 4 राज्यों की बात यहाँ पर की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या ऑप्शन है देखिए। कथन क्या है, कथन है भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था है और स्थानीय निकाय के चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। देखिए आप इस कथन को पढ़ते ही समझ सकते हैं कि यह कथन गलत है, क्योंकि क्या लिखा है, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात नहीं है, जबकि हमारे जो स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो पंचायत हो, नगर पालिका, इनमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है। और पिछले हमने अपने सेशन में इसके बारे में चर्चा भी की है। हमने पिछले जो भी पॉलिटी के एपिसोड्स पढ़े हैं इनके बारे में हमने जिक्र किया है। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि क्या दूसरा कथन तो यहाँ पर ही गलत हो जाता है। अब बात करें आज के प्रश्न की, इस प्रश्न के सही जवाब की, कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी यहाँ पर केवल एक कथन सही है। दरअसल हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना जनप्रतिनिधि अधिकार देता है। ठीक है ना, भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था है, पर पहला कथन सही है। और यदि बात करें दूसरे कथन के संदर्भ में, तो स्थानीय निकाय के निर्वाचन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। कथन गलत, प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में कुछ और खास प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।